Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step, and today we are going to talk about our next topic, and that is mitosis. Okay, so in the previous lecture we covered the interface. आज हम लोग mitosis cover करेंगे. Okay, now first of all we need to understand that this word mitosis, it is taken from the Greek word, जैसे कि most of the words आए हैं, ठीक है. It comes from the Greek word and that is the mitos. Okay, so this word mitos, it means thread. Okay, यहाँ पर थ्रेड का क्या मतलब है बच्चे? हम कहते हैं कि जब हम लोग इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो इंटरफेस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ रहता है, टैंगल्ड रहता है. यहाँ पर हम कहते हैं कि वो धीरे-धीरे सुलझना शुरू करता है. इट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, व्हिच अपीयर एज द थ्रेड. ठीक है. नाउ in the case of the mitosis, we say that here only the actual cell division occurs. इंटरफेज में क्या हो रहा था? वहां पर प्रिपरेशन हो रही थी, वहां पर चीजें रेप्लिकेट हो रही थी. कहां पर? डीएनए रेप्लिकेशन वाज टेकिंग प्लेस इन द एस फेज के अंदर. ओके, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट हो रहे थे, लेकिन वहां पे डिवीजन नहीं हो रही थी. यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअल सेल डिवीजन occurs. ओके, here actual cell division actual cell division occurs. Okay, now हम कहते हैं कि भाई अगर जो माइटोसिस हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बच्चा होगा कैरियोकाइनेसिस एंड दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो वी कैन से दैट it starts with karyokinesis. ठीक है, and the word is self-explanatory. Caryon, it means the nucleus. Okay, and kinesis, it is basically the डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड देन द माइटोसिस विल एंड. ठीक है, सो it ends with what? With the division of the cytoplasm. ठीक है, here also we can see cyto, it is representing what? It is representing the cytoplasm of the cell. ठीक है, ना हम कहते हैं कि माइटोसिस के अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन होगी और इस सेल डिवीजन के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा there will be virtual rearrangement of almost all the organelles of the cell, all the components of the cell. भाई यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो हर एक कंपोनेंट जो है ना सेल का, वो कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट शो कर रहा है. इट लुक्स लाइक दैट द होल सेल, इट इज परफॉर्मिंग अ ड्रामा. तो बोला जाता है कि ये जो माइटोसिस है, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल. वाई? बिकॉज देर इज वर्चुअल, हम कहते हैं भाई यहाँ पर वर्चुअल रीअरेंजमेंट हो रही है एंड अंडर द माइक्रोस्कोप बच्चा इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सच में ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर ड्रामा चल रहा है जिसमें चीजें इधर जा रही हैं, क्रोमोसोम्स ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसे अलाइन हो रहे हैं इक्वेटर के ऊपर. ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज द वर्चुअल रीअरेंजमेंट, is the virtual rearrangement of all the components of the cell. ठीक है, now this mitosis it also has many names, जैसे कि it is also known as the equational division. okay, हम समझते हैं भाई कि इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जा रहा है. ऐसी कौन सी चीज है जो कि यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रही है. ठीक है, सो अगर जो हम लोग यहाँ पर एक पेरेंट सेल ले लेते हैं, दिस इज द पेरेंट सेल एंड इट इज डिवाइडिंग इनटू द टू डॉटर सेल. okay, so these two daughter cell bache, they are identical to each other, and not only to each other, they are identical to the parent cell. okay, so if we'll talk about these daughter cell, so we can say that they are identical, is very important, they are identical to each other as well as to the parent cell.
ओके, अनदर थिंग, यहाँ पर बच्चे जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। जैसे कि इफ वी आर सेइंग दैट द पेरेंट सेल इट इज हैविंग द 42 क्रोमोसोम्स, तो दोनों डॉटर सेल के पास भी 42 और 42 ही डिवाइड होंगे। ओके, दे हैव same number of chromosome, they have same number of chromosome as the parent cell, और इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ there is one more name for the mitosis, and this is, we also say that it is also known as the somatic cell division. Okay, it is also known as the somatic सेल डिवीजन। ज्यादातर ये सोमैटिक सेल के अंदर देखा जा रहा है। जैसे कि अगर जो हम एक नॉर्मल एनिमल सेल की बात करते हैं, तो ये जो मेरे बॉडी के सेल्स हैं बच्चे, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? माइटोसिस अकर, यहाँ पर कोई भी चोट लग जाती है, हमें कुछ भी रप्चर हो जाता है यहाँ पर, तो दोबारा सेल्स डिवाइड करते हैं, एंड बाय व्हाट प्रोसेस? बाय द माइटोसिस। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई सोमैटिक सेल्स जो हैं बेसिकली वो क्या हैं? दीज आर द बॉडी सेल्स के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, दीज आर द डिप्लॉयड बॉडी सेल्स, और ये हम किसके अंदर कह रहे हैं? इन केस ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो क्या सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर ही माइटोसिस होता है? When we are talking about the biology, we cannot say कि यहाँ पर सिर्फ इसी में होगा। It is a branch of the exception बच्चा, ठीक है ना? So one exception over here is the male honey bee। ठीक है, मेल हनी बी के अंदर देखा जाता है कि वहां पर हेप्लॉइड सेल के अंदर भी क्या देखने को मिलती है? माइटोसिस अकर्स। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं, इफ विल टॉक अबाउट द प्लांट सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल्स के अंदर आपको अच्छे से हेप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड सेल के अंदर, दोनों के अंदर माइटोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, इट अकर्स in both it occurs in both haploid and diploid cell. Okay, so whenever the question comes that the mitosis only occurs in the diploid cell, that will be wrong. Okay, it occurs in both haploid and the diploid cells. Okay, now हम कहते हैं कि भाई जैसे कि अगर जो हम लोग माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल फेजेस के अंदर। जैसे कि सबसे पहले जब ये शुरू होगी तो कैरियोकाइनेसिस आएगा। ओके, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा। बट दिस होल प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव प्रोसेस है बच्चे। ठीक है ना, कि भाई वो चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग बहुत ही क्लियर कट लाइंस बना सकें इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव प्रोसेस, वो चल रहा है, धीरे 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 चलता जा रहा है। ठीक है, ओके, so please remember this line, that cell division, okay, cell division is a progressive process. Cell division, it is a progressive process, and very clear cut lines cannot be drawn and very clear cut lines cannot be drawn very clear cut lines cannot be drawn between the various stages. ठीक है, this is a very important line, please remember this thing. Okay, now हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लोग कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, एंड दैट इज द फर्स्ट इज द प्रोफेज, देन अनदर वन इज द मेटाफेज, third one is the anaphase, okay, and the next one is the, yes, tell me, it is the telophase. Okay, so first we are going to talk about the prophase के बारे में बात करेंगे। ठीक है, now talking about the prophase बच्चे, हम कहते हैं कि that it is the phase, prophase के बारे में हम कहते हैं it is the phase which is
which follows S and the G2 phase. ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट भी कर लेते हैं चीजों को. Let me draw the cycle again. Okay, this is the cell cycle. Okay, तो यहाँ पर this is the G1 phase जो कि बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है. Then we have the S phase and then the G2 phase. Okay, and then we have the M phase. Okay, M phase के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रोफेज. ठीक है, सो वी कैन से कि भाई S और G2 के बाद कौन सा फेज आ रहा है, दैट इज द प्रोफेज. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इट फॉलोज, we say that it follows S and the G2 phase. Okay, अगर स्टेटमेंट आती है that प्रोफेज इज फॉलोड बाय एस एंड द G2 फेज, तो वो रॉन्ग हो जाएगी. उसका मतलब हो जाएगा कि प्रोफेज के बाद एस और G2 फेज आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी, तो प्लीज अच्छे से याद रखना इसे, दैट इट फॉलोज एस एंड द G2 फेज. ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? चीजें सुलझना शुरू हो जाती है यहाँ पर. ठीक है, we say that in the prophase, okay, it is marked by the initiation of, is marked by initiation of the condensation of the chromatin material. ठीक है, जो हमारे पास डीएनए बच्चा पूरा जो कि उलझा हुआ पड़ा है, वो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू कंडेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? इट मींस द अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, ये जब अनटैंगल हो जाता है तो ये किस तरीके से दिखाई देता है? अनटैंगल होने के बाद हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो गया था. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स नजर आते हैं विच आर जॉइंड एट द सेंट्रोमियर लाइक दिस. ठीक है, तो दीज आर द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर जॉइंड एट द व्हाट, दिस सेंट्रोमियर. ठीक है, तो अनटैंगलिंग ऑफ द क्रोमैटिन हो जाती है. ठीक है, एंड क्रोमोसोम अपीयर्स, and chromosomes appear having two sister chromatids, having two sister chromatids attached at सेंट्रोमियर. मतलब डोमिनेंटली यहाँ पर अटैच होती हैं दोनों क्रोमैटिड्स. ठीक है, ओके. नाउ अब हम कहते हैं ये जो प्रोफेज है बच्चा, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू फर्दर फेजेस. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास अर्ली प्रोफेज. ओके, अर्ली प्रोफेज के बारे में हम लोग बात करते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट द अर्ली प्रोफेज, क्योंकि मैंने कहा था एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है. तो प्रोफेज के अंदर भी शुरुआत में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल की बात कर देते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर धीरे धीरे इनिशिएशन हो जाता है. ठीक है, जो उलझा हुआ मटेरियल था वो सुलझना यहाँ पर शुरू हो गया है. ठीक है, देखो आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रोमियर थोड़ा थोड़ा नजर आने लग जाता है. ठीक है, ये जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये थोड़ी थोड़ी नजर आ रही, तो यानी कि इनिशिएशन हो गया है किस चीज का, कंडेंसेशन का. ठीक है, यानी कि चीजें अनटैंगल होना शुरू हो गई हैं. लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको इनके एंड्स, प्रॉपर जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं वो नजर नहीं आ रही. ठीक है बच्चे, यहाँ पर प्रॉपर एंड्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, बट हमें इतना पता, जैसे कि मान लो दिस इज द सेंट्रोमियर है हमारे पास, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इसके साथ अटैच्ड है. ठीक है ना, हम कह रहे हैं लेकिन एंड्स नजर नहीं आ रहे हैं. तो दिस होल स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ बॉल, वुलन बॉल की तरह नजर आता है, और उसको हम बोल देते हैं स्पाइरीन स्टेज. ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में हमें क्या देखने को मिलती है, वी सी दी स्पाइरीन stage. And what is the spireme stage? This is the
that whole of this chromosomes, this chromatin material, it looks like a ball of wool, एक वुलन बॉल की तरह नजर आता है, तो इसको हम बोल देते हैं स्पाइरीन. दिस स्टेज इट इज नोन एज द स्पाइरीन स्टेज. ठीक है, अब हमने बात की थी कि भाई अगर जो हम लोग सेंट्रोजोम्स के बारे में बात करते हैं इन केस ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट थे बच्चे. जब S2 के S फेज के अंदर डुप्लीकेशन हुआ था, तो ये जो सेंट्रोजोम्स है हमारे पास वो डुप्लीकेट हो गए थे. ठीक है, तो वो ऐसे न्यूक्लियस के साइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन जब प्रोफेज शुरू हो जाता है, दीज सेंट्रोजोम्स दे रेडिएट आउट दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बच्चा, वो उनको रेडिएट आउट करना शुरू कर देते हैं एंड दे लुक लाइक दी स्टार की तरीके से नजर आते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज दी एस्टर. ठीक है, एस्टर इज बेसिकली एक चमकता हुआ सा तारा सा नजर आ रहा है. ठीक है, सो इन केस ऑफ एन एनिमल सेल, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई थी, तो वी कैन सी द टू एस्टर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, and the presence of the two asters, it is known as the amphiastral condition. यहाँ पर हमें एम्फी, क्योंकि दो एस्टर्स हैं तो एम्फीएस्ट्रल कंडीशन देखने को मिलती है. तो ये किस में देखने को मिलती है, इन केस ऑफ अ प्लांट सेल, अगर इन केस ऑफ एन एनिमल सेल. ओके, अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कोई भी एस्टर प्रेजेंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रोजोम्स ही नहीं है बच्चे. ठीक है, तो वहां पर कंडीशन कैसी होती है, एन एस्ट्रल कंडीशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अ प्लांट सेल. ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सेंट्रोजोम्स थे जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर, वो धीरे धीरे करके पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. जैसे प्रोफेज शुरू होता है, ये सेंट्रोसोम धीरे धीरे करके पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. तो दीज आर द टू पोल्स जहां पर इन्हें जाना है. ओके, अब जैसे जैसे बच्चे ये धीरे धीरे करके पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये भी यहाँ पर नीचे आना शुरू हो जाएगा, and we can see that they are radiating out the microtubules, radiate कर रहे हैं वो, right? These are radiating out the microtubules. तो ये जो microtubules हैं बच्चे, यहाँ पर इस तरीके से elongate होते रहते हैं. ठीक है, and these microtubules they forms the स्पिंडल फाइबर. इस तरीके से दूर दूर जाते रहते हैं, ये ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे की तरफ मूव करता रहता है. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहे हैं, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये जुड़ जुड़ कर बच्चा ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, एंड दिस इज नोन एज दी स्पिंडल फाइबर. ओके, दिस इज नोन एज दी स्पिंडल फाइबर. और यही हमारे पास जो दो एस्टर प्रेजेंट है प्लस द स्पिंडल फाइबर, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स दी mitotic, it forms the mitotic apparatus. ये पूरा का पूरा एक माइटोटिक apparatus बन जाता है. ठीक है, तो ये जो चीजें आपको धीरे धीरे करके दिखाई देती हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, धीरे धीरे करके ये मूव करते रहते हैं, और यहाँ पर जब कंडेंसेशन शुरू हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी क्या हो जाता है, दैट बिगिंस टू डिसअपीयर. ओके, हियर वी कैन सी दैट द न्यूक्लियोलस इट बिगिंस टू डिसअपीयर. ठीक है, तो कंडेंसेशन चलती रहती है धीरे 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 धीरे. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई एक टाइम के बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस इज आर न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, जैसे जैसे एंड आता है प्रोफेज का, हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है. उसके साथ ही साथ साथ ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट. ओके, गोल्गी बॉडीज है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वी हैव द न्यूक्लियर एनवेलप. ये सब क्या हो जाता है बच्चा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, हम कहते हैं कि बाय द लेट प्रोफेज ये जो हमारे पास
सेंट्रोजोम्स थे, सेंट्रोजोम्स क्या करना शुरू कर देते हैं, सेंट्रोजोम्स पोल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, दे रीच टू द पोल्स here, okay, and they form these स्पिंडल फाइबर्स। इस तरीके से वो पूरा का पूरा और ये एक अच्छे से माइटोटिक अपैरेटस बन के यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो बाय द लेट प्रोफेज, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि लेट प्रोफेज तक अब आपको जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली नजर आना शुरू हो जाते हैं, हैविंग द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इनके अब जो एंड है, क्या हमें एंड दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लेट प्रोफेज तक इनके जो एंड्स होते हैं वो भी हमें प्रॉपरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज हमें क्या चीज देखने को मिलती है? ओके, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज हम कहते हैं कि भाई जैसे जैसे वो एंड होता है जब ये खत्म हो जाता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है बच्चा वो डिसअपियर हो जाता है, वो आपको इसके बाद नहीं दिखाई देता। प्रोफेज के बाद न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो जाता है, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिसइंटीग्रेट, ठीक है। सारे ऑर्गेनेल्स बच्चे डिसइंटीग्रेट नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो परसिस्टेंट रहता है, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सीसोम्स हैं, प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, ठीक है। बट ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, प्लीज इनका ध्यान रखना। तो जब प्रोफेज शुरू हुआ था तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। और जैसे ये खत्म हो जाता है तो उसके खत्म होते ही न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखता है हमें, न्यूक्लियर एनवलप वगैरह ये सब क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है हम कहते हैं दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड दैट इज द metaphase, okay, so we say that complete disintegration of the nuclear envelope, complete disintegration of the nuclear envelope marks the beginning of complete disintegration of the nuclear envelope marks the beginning of next stage and that is the metaphase, okay। इसे बच्चों हम लोग मेटाफेज भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसे प्रो मेटाफेज भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रांजिशन टू मेटाफेज आएगा, ओके। तो लेकिन दोनों ही अगर जो ये चीजें आती हैं तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट और अगर जो हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग जाते हैं तो प्रो मेटाफेज इज करेक्ट, ओके। हम कहते हैं कि यहाँ पर देयर इज अ प्रोफेज के बाद अब एक फेज आता है जिसे हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ओके। So transition to the metaphase के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? We can even see one diagram in the NCERT which is present, okay, जिसमें transition to metaphase दिखाया जाता है। अब देखो this is a plant cell, okay, इसके अंदर this is the plasma membrane, okay। अब क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप तो है नहीं, ठीक है, because that has disintegrated, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, they are radiating out microtubules forming an ester और ये इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स भी यहाँ पर बना लेते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अब किससे अटैच हो सकते हैं? दे कैन अटैच टू दी
क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अंदर की तरफ ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो फैल जाते हैं पूरे उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह में। और यहाँ पर वी कैन सी दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि कंडेंसेशन चल ही रही थी तो थोड़ा सा वो और पैक्ड हो जाते हैं, दीज आर कनेक्टेड। ये सेंट्रोजोम के बाहर, सेंट्रोमियर के बाहर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो काइनेटोकोर्स के साथ यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है और ऑपोजिट पोल से भी अटैच हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड जो कि ऊपर वाले से अटैच्ड है, दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड जो कि नीचे वाले काइनेटोकोर के थ्रू नीचे वाले पोल से अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव सेवरल क्रोमोसोम्स जो कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है, लाइक दिस, ओके। Now this is basically transition to the metaphase. Transition to metaphase में हमने क्या क्या चीजें देखी कि भाई ये पोल्स तक पहुंच गए थे, अब इनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे कंडेंसेशन और भी ज्यादा हो जाता है, आपको काइनेटोकोर वगैरह प्रॉपर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है विच इज नोन एज द कॉन्ग्रेशन, ठीक है। कॉन्ग्रेशन को हम कहते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बच्चे इस तरीके से कॉन्ग्रेशन शो करेंगे और ये क्रोमोसोम्स को किधर की तरफ पुल करेंगे, टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो पुलिंग है इनकी किसकी, स्पिंडल फाइबर्स की, जो कि ये लोग क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे पुल कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द कॉन्ग्रेशन। तो दैट वी कैन सी इन द ट्रांजिशन टू मेटाफेज या इसे प्रोमेटाफेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। ना उसके बाद हमारे पास एक्चुअली में क्या आ जाता है, मेटाफेज कम्स, ओके। तो इन केस ऑफ द मेटाफेज हमें देखने को मिलता है, अगर हम मेटाफेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ग्रेशन हो चुका है और अब वी कैन सी that these chromosomes they are present at the equator. कंडेंसेशन अभी भी चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंडेंसेशन पूरा हो जाता है और हम कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं, वो थिक हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर शेप पढ़ी जा सकती है यहाँ पर, तो प्रॉपर मॉर्फोलॉजी पढ़ी जा सकती है यहाँ पर। हम कहते हैं दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स, ओके। Now here these chromosomes they have been pulled at the equator पर लाया जा चुका है इन सभी को, ये properly condensed हो चुके हैं बच्चे यहाँ पर। Each chromosome you can see it consists of the two sister chromatids present है यहाँ पर like this, and they are attached to the spindle fibers through their kinetochore, ठीक है, okay. And this is the equator, okay. ये जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल ऐसे इक्वेटर पर अलाइन है एंड दिस इज फॉर्मिंग अ मेटाफेजिक प्लेट, एक ऐसे इमेजिनरी प्लेट हम लोग ले लेते हैं, दिस इज योर मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो अगर हम मेटाफेज के अंदर बात करते हैं तो वहां पर क्या क्या होता है, हम कहते हैं दिस इज द best stage to study the morphology, best stage to study the morphology of the chromosomes, okay. This question comes, please इसे ध्यान रखना, okay. It is the best stage to study the morphology of the chromosomes, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, कंडेंसेशन यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चा, कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं,
ओके। द नेक्स्ट स्टेज दैट कम्स दैट इज द एनाफेज। ओके, लेकिन बच्चे उससे पहले यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ट्रांजिशन। ओके, जिसके अंदर हम कहते हैं सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जैसे कि चेक पॉइंट होता है वैसे एक चेक पॉइंट होता है यहाँ पर भी जो कि चेक करता है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं काइनेटोकोर से या नहीं। अगर वो अटैच नहीं होते बच्चे तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। बट व्हेन दे आर फुली अटैच्ड नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एनाफेज। ओके, अब एनाफेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ओके, सो एनाफेज को प्रमोट करने के लिए देयर इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज नोन एज द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, भाई पहले हमने ट्रांजिशन सारी चीजें चेक कर ली कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है, जैसे कि प्रॉपरली यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच्ड है या नहीं। अगर सब ठीक होता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नोन एज द एनाफेज प्रमोटिंग, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है बच्चा, एनाफेज लाने में मदद करता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, दिस इज अ क्रोमोसोम जिसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, these two sister chromatids they are attached at the centromere से attached है। यहाँ पर एक प्रोटीन होता है and that is the cohesin protein। ठीक है, ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है इस कोहेसिन प्रोटीन को यहाँ से ब्रेक कर देता है। तो जैसे कि ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये बीच में सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, यहाँ पर कोहेसिन प्रोटीन की मदद से अटैच्ड है, वो ब्रेक हो जाता है तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाती हैं ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है दिस इज वन सेपरेट क्रोमोसोम, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये भी क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्रोमोसोम्स था विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड हेयर आई हैव टू क्रोमोसोम्स। ओके, सो एनाफेज के अंदर बच्चा क्या देखने को मिला मुझे, एनाफेज के अंदर ये जो सेंट्रोमेयर होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी काइनेटोकोर प्रेजेंट है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। Here also we can see कि centromere split हो गया है and the sister chromatids they separate. Okay, we can even write down this thing कि anaphase के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, in case of the anaphase we see कि centromere splits. Okay, next thing that we see is chromatids, we should say sister chromatids सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे सेपरेशन के बाद, ठीक है, ये क्या बनाएंगे अब, डॉटर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू बिहेव एज द क्रोमोसोम्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड जो अलग हो चुका है दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमैटिड जो अलग हो चुका है दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है बच्चा, ओके, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होने लग जाते हैं, वो ऊपर की तरफ खिंच रहे हैं आप। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन द नेचर, हमने शुरू में भी पढ़ा है। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अब वो कैसे हो जाएंगे, शॉर्टन होने शुरू हो जाते हैं और ये क्या करते हैं
ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है उसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये वाला जो है हमारे पास, ये इधर नीचे की तरफ पुल किया जाएगा और इसको इधर ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये काइनेटोकोर है, उसके यहाँ पर हमारे पास सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं सेंट्रोमियर जो होता है वो पुल किया जाता है। ठीक है, तो ये लीड कर रहा है, यहाँ पर ये पहले जा रहा है। ओके, और ये जो आर्म्स हैं, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, वो क्या कर रही हैं, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड। जैसे कि मान लो ये ऐसे मैं पुल कर रही हूँ, दीज आर द आर्म्स, ये है और ये है मेरे पास। तो ये जो पोर्शन है ये लीड कर रहा है और ये जो आर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, दे ट्रेल बिहाइंड। ओके, तो हम कहते हैं कि एनाफेज के अंदर हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ओके, जैसे कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट। सपोज एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्योंकि सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर पर होता है, तो ऐसी कुछ शेप दिखाई देगी हमें। ओके, तो दिस इज द वी शेप जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हमारे पास एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ओके, जिसके अंदर थोड़ा सा ही बस जो सेंट्रोमेयर होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो एक आर्म थोड़ी सी शॉर्ट है, दूसरी आर्म थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर वी कैन सी जे शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें। देन थर्ड वन विच इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रो के अंदर यहाँ पर सेंट्रोमेयर इट इज क्लोज टू एंड के पास होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक आर्म जो है वो बहुत ही छोटी है और एक आर्म कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो यहाँ पर हमें, सॉरी, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली दी एल शेप स्ट्रक्चर और यहाँ पर हमें जे शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज मेटासेंट्रिक के लिए। ओके, दिस इज फॉर द सब metacentric, this is for the acrocentric. okay, टीलोसेंट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। टीलोसेंट्रिक के अंदर तो क्योंकि वो एंड पर ही प्रेजेंट होता है हमारे पास सेंट्रोमेयर, तो हम कहते हैं इट लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ से ये इधर से ऐसे दिखाई देगा, तो इट लुक्स लाइक द आई शेप स्ट्रक्चर। So we can say that this is the best stage to study the shape of the chromosome. Okay, so we say that anaphase, it is the best stage to study shape of chromosomes. Okay, but ये जो स्टेज है बच्चा, कंपेयर टू दी अदर वंस, हम कहते हैं कि भाई ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। एनाफेज इट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट फेज। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, द वन विच वी स्टार्टेड एट दी बिगिनिंग। ओके, हम कहते हैं कि प्रोफेज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज अमंग ऑल। ओके, बेस्ट शेप हमने पढ़ लिया। ओके, मॉर्फोलॉजी कहाँ पर हम बेस्ट देखने को मिलती है, वी कैन सी द मॉर्फोलॉजी इन द मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मेटाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्यों है बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं भाई वो कैसे हो जाते हैं, दे आर थिकेस्ट हैं एंड दे आर थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एट दिस स्टेज। ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ओके, now so we are done with the anaphase. now we are going to, तो ये पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आ जाता है, स्टेज आ जाता है, दैट इज द टीलोफेज। ओके, we are going to talk about telophase now. ओके, टीलोफेज के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज द एंड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। ओके, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। दिस इज द एंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जो बच्चा सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो पोल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जैसे कि अभी तो वो प्रॉपर ऐसे हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद जैसे ही वो पोल पर पहुंचते हैं, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, वो फिर से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर डीकंडेंस हो जाते हैं, फिर से उलझ जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट द सिस्टर chromatids
सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर बिहेविंग एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, अब तो वो क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, रीच एट द पोल्स, रीच एट दी पोल्स, यहाँ पर पहुंच जाते हैं बच्चे। ठीक है ना, एंड में पहुंच जाते हैं एनाफेज के, फिर टेलोफेज शुरू हो जाता है वहां से। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, दैट इज, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है डीकंडेंसेशन। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट बचा। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स थे जो कि डिसअपियर हो गए थे वो फिर से आपको दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस, अरे रुको रुको, यहाँ पर न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एंड दी अदर ऑर्गेनेल्स मान लो हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनवलप होती है, न्यूक्लियर एनवलप, वो भी आपको देखने को मिलती है रीफॉर्म्स। ठीक है, आपको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। We can see it like this। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बच्चे। ठीक है, जो पोल्स पर ये हमारे पास माइटोटिक मतलब जो स्पिंडल होता है वो भी हट जाता है, पैरेटस जो होता है वो हट जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, और ये हमारे पास पूरा डीकंडेंसेशन हो गया। ओके, तो दोनों पर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दोनों पोल्स पर डीकंडेंसेशन आकर्स। ठीक है, और इनके बाहर क्या रीफॉर्म हो चुकी है, न्यूक्लियर एनवलप हैज रीफॉर्म। तो हमें क्या देखने को मिलता है, टीलोफेज के अंदर हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है यहाँ पर, ये पूरा क्या होगा, वो डिवाइड होगा। दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके।